अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपने साइंस 1 के चैप्टर नंबर 4 इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब तक हमने इस चैप्टर में किन चीज़ों के बारे में स्टडी की है। स्टूडेंट, इस पूरे चैप्टर में इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमारे पास पढ़ने के लिए 3 टॉपिक थे। सबसे पहला जो टॉपिक था एनर्जी ट्रांसफ़र, उस टॉपिक को मैंने अब तक स्टार्ट नहीं किया हूँ। उस टॉपिक को हम समझने के लिए बोर्ड का यूज़ करेंगे और उसमें कुछ डेरिवेशन पार्ट भी है जिसे मैं आपको वहाँ पर समझाऊँगा। उसके बाद जो दूसरा और तीसरा टॉपिक है, उन दोनों टॉपिक में से मैंने सेकंड वाला टॉपिक आपको कल के लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, जिसका नाम था हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने देखा था या हम सब जानते हैं कि जब भी किसी वायर में से या कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वायर के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से वहाँ पर क्या जनरेट होता है, हीट जनरेट होती है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है, फ्लोइंग करंट में से जो इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट करता है, फ्लो होता है, तो उसी की वजह से वहाँ कोलिजन्स होते हैं और कोलिजन्स और कोलाइड होने की वजह से वहाँ पर रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट होती है। उसी हीटिंग इफ़ेक्ट को यूज़ करके हम प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे अप्लायंसेस को यूज़ करते हैं और उसी टेक्निक को यूज़ करके हम बहुत सारे अदर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसे भी हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कि हीटिंग इफ़ेक्ट को अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो कल के एग्जाम्पल में हमने इलेक्ट्रिक बल्ब का एग्जाम्पल देखा था, इलेक्ट्रिक आयरन का एग्जाम्पल देखा था, ओवरलोडिंग और जिस तरीके से शॉर्ट सर्किट का ये प्रोसेस होता है उस टाइम पे भी हमने फ्यूज़ का यूज़ देखा था कि कैसे फ्यूज़ को इस्तेमाल करके हम वहाँ पर अपने अप्लायंसेस को सेफ रख सकते हैं। और भी बहुत सारे अप्लायंसेस में और इंडस्ट्रीज़ के अंदर हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ किया जाता है। हमारे चैप्टर में जितने पॉइंट्स थे उन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम अपने उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट वाला टॉपिक मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि 9th स्टैंडर्ड में हमने मैग्नेटिज्म के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था। हम यहाँ पर उसका हल्का से रिवीजन भी करेंगे और उसके साथ ही साथ हम अपने नए टॉपिक को भी स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज के इस टॉपिक में किन चीज़ों को स्टडी करना है। टॉपिक का नाम याद रखिए, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कल के रिवीजन को मैंने आपको यहाँ पर बता दिया हूँ। हीटिंग इफ़ेक्ट के बाद मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को स्टार्ट करना है। तो स्टूडेंट, डायरेक्टली टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि हम सबसे पहले मैग्नेटिज्म के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं जिसे हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि बार मैग्नेट जो होता है वो आप सब जानते हैं कि बिल्कुल इस तरीके से जैसे पे आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है उसी शेप का बार मैग्नेट होता है। बार मैग्नेट या किसी भी मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैं आपको अब ये बता दूं कि हम किसी भी मैग्नेट के जो 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसे हम कभी सेपरेट नहीं कर सकते। यानी अगर आप ये सोचें कि हम किसी बड़े से बार मैग्नेट को बीच में से ब्रेक कर दें और नॉर्थ पोल को अलग कर दें और साउथ पोल को अलग कर दें तो ऐसा नामुमकिन है। जैसे ही वो बीच में से ब्रेक होगा वो फिर 2 नए पोल बना लेगा। यानी जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पे ब्लूइश कलर के जो पार्ट देख रहे हैं, वो एक बड़ा सी बार मैग्नेट जब ब्रेक होकर के 2 पार्ट में डिवाइड हो गया तो साउथ पोल तो ऑलरेडी पहले से था, जो बीच में से नया पार्ट बना है वहाँ पर एक नॉर्थ पोल डेवलप हो गया। उसी तरीके से रेड कलर वाले पार्ट में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर नॉर्थ पोल पहले से था तो जो खाली पोल था वहाँ पर साउथ पोल डेवलप हो जाता है। तो ये आप प्रॉपर्टीज़ है बार मैग्नेट की या किसी भी मैग्नेट की, अगर वो नॉर्थ एंड साउथ पोल को आप डिवाइड करने की कोशिश करें तो आप उसे कभी डिवाइड नहीं कर सकते। आप उसे कितना भी छोटा करते जाएं वो 2 नए पोल को डेवलप कर ही लेता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप पोल्स को बनते हुए देख रहे होंगे। तो ये बार मैग्नेट की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, इसे हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टूडेंट देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है ये तो आप सब जानते होंगे कि किसी भी मैग्नेट के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि आपने मैग्नेट अगर आपने रखा है कहीं पर तो उसके चारों तरफ मैग्नेट का जो पावर बनता है उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब हम उस मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, यानी कि डायरेक्टली नेकेड आई से हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को नहीं देख सकते।
इनको देखने के लिए हमने छोटे छोटे से प्रैक्टिकल किए थे 9th स्टैंडर्ड में। हम समझ सकते हैं कि सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और उसी फील्ड को हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से भी दिखा सकते हैं। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, जो हमेशा नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर के साउथ पोल की तरफ मूव करते हैं। ऐसे ही लाइंस को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं या तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम मैग्नेट के बारे में रिवाइज कर रहे हैं। आप इन्हीं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को यहाँ पर ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। जैसे आप यहाँ पर इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक बार मैग्नेट है और सराउंडिंग में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को डिस्प्ले किया गया है। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इमेजिनरी होती है, हमें वो नेकेड आई से दिखती नहीं है, लेकिन हम प्रैक्टिकल के थ्रू उसे आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपने आयरन पाउडर और बार मैग्नेट का प्रैक्टिकल कार्डबोर्ड पे किया होगा, स्कूलों में वो 9th स्टैंडर्ड में कराया जाता है। आसानी से आपको वहाँ पर इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनते हुए दिखते होंगे। आइए हम और भी कुछ चीज़ों को रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड जो है उसके बारे में भी हम 9th स्टैंडर्ड में स्टडी कर चुके हैं। उसके बारे में मैंने अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताया भी था कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो क्लोज कंटिन्यूअस कर्व के फॉर्म में होती हैं, वो कंटिन्यूअस कर्व के फॉर्म में ही बनती है और वो हमेशा नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर के साउथ पोल की तरफ उनका डायरेक्शन होता है। कोई भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट नहीं होती। और तीसरी प्रॉपर्टी ये कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जहाँ क्राउडेड होती है तो वहाँ आप ये समझेंगे कि वहाँ पर उनका पावर ज़्यादा होता है, और जहाँ वो एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस पर होते हैं, उनके बीच का गैप ज़्यादा होता है, तो ये समझिएगा कि वहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट कम होता है, यानी उसका पावर कम होता है। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर आप देख भी सकते हैं और आप क्लोज कंटिन्यूअस कर्व को यहाँ पर समझ भी सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से क्लोज कंटिन्यूअस कर्व बनता है, यानी कि जब कभी आप एक नॉर्थ पोल की तरफ एक नीडल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप को रोटेट करते हुए उसका डायरेक्शन चेंज होते हुए साउथ पोल की तरफ होते जाता है, और बाद में आप उसे जब पॉइंट के थ्रू एक कर्व बनाने की कोशिश करेंगे तो वो क्लोज कंटिन्यूअस कर्व के फॉर्म में आपको दिखाई देगा। तो स्टूडेंट, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1 और 2 के फॉर्म में। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोज कंटिन्यूअस कर्व्स, दे स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड ऑन साउथ पोल। दूसरा पॉइंट है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी किसी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पे अगर आप टेंजेंट बनाएं, समझता है ना, टेंजेंट जो सिर्फ एक पॉइंट पे टच होकर के जाता है, तो वो टेंजेंट से आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन पता चल जाएगा। जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले जो सर्कल बनते हुए देखा था ना, वो इस पॉइंट की तरफ इशारा कर रहा है। तीसरा पॉइंट आसानी से मैंने आपको बताया था, नो टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्राउडेड वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। जहाँ पर पावर ज़्यादा होगा वहाँ पर लाइंस ऑफ फोर्स की क्राउडेड होगी, वो एक दूसरे से बहुत क्लोज होगा, और जहाँ पर वो एक दूसरे से दूर है तो समझिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वीक है। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हमने 9th स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया था। ये सारी चीज़ें अब तक मैंने 9th स्टैंडर्ड के रिवीजन के फॉर्म में यहाँ पर आपको बताया हूँ, ताकि आगे का जो इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझने में आसानी हो। तो आइए अब हम अपने 10th के टॉपिक में बढ़ते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसे आप इस वक्त देख रहे हैं। तो स्टूडेंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, इसे सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया और कैसे पता चला। तो यहाँ पर आप एक साइंटिस्ट का नाम देखेंगे, ये रहा हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। ये साइंटिस्ट जब ये अपने प्रैक्टिकल लैब में कुछ वर्किंग कर रहे थे, तो उस टाइम पे जब उन्होंने कंडक्टर में से, वायर में से करंट को फ्लो किया, यानी वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे वर्किंग कर रहे थे, तो जब कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सराउंडिंग में रखे हुए जो मैग्नेटिक नीडल थे उनके अंदर ऑटोमेटिकली डिफ्लेक्शन हुआ। डिफ्लेक्शन का मतलब वो मैग्नेटिक नीडल मूवमेंट करने लगे। तो स्टार्ट में तो उन्हें भी समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या चीज़ हुई। फिर उन्होंने वापस से अपने काम में बिजी हो गए होंगे और फिर इलेक्ट्रिक करंट को स्विच ऑफ स्विच ऑन किया होगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट स्विच ऑफ होता था, मैग्नेटिक नीडल में फिर से डिफ्लेक्शन होता था।
करंट कम ज़्यादा होता था तब भी मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन होता था। तो हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया कि अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में से फ्लो हो रही है तो सराउंडिंग में मैग्नेटिक इफेक्ट बनता है या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इसी चीज़ को उन्होंने 1820 में ऑब्जर्व किया था। आप साइंटिस्ट का नाम ध्यान में रखिएगा, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। आप उनको प्रैक्टिकल करते हुए यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो अब हमें ये बात समझ में आती है या ये बात आपको याद रखना है कि जब भी हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड के बाद ये बात हम ध्यान में रख सकते हैं, उनके एक्सपेरिमेंट से हमें ये बात याद आती है या हम इस बात को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के फॉर्म में अपने दिमाग में बिठा सकते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करोगे तो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जिसका दूसरे मैग्नेट पे इफेक्ट होता है। आइए इसको समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करते हैं। आप यहाँ पर एक कंडक्टर देख रहे हैं A to B और इस कंडक्टर को सर्किट से कनेक्ट कर दिया गया है, बैटरी है, स्विच है, ये सारा आपको सर्किट डायग्राम आपको दिख रहा होगा। हम नीचे की तरफ एक मैग्नेटिक नीडल रखा है, फ्रीली सस्पेंडेड, नॉर्थ एंड साउथ पोल में ये मैग्नेटिक नीडल है। अब हम सेकंड वाले डायग्राम में जो स्विच है उसे ऑन करते हैं। आप देख रहे होंगे इस वक्त हम सेकंड वाले डायग्राम में जो स्विच है उसे ऑन करते हैं यानी कि कनेक्शन कर देते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे, जैसा कि हम सब जानते हैं कि डायरेक्शन ऑफ द करंट जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होकर के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस तरह से जब करंट A to B फ्लो होगा, जब करंट A to B फ्लो होगा तो आप देखेंगे कि जैसे ही स्विच ऑन करोगे और करंट A to B फ्लो होगा तो इस वक्त मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। आपको वहाँ पर डिफ्लेक्शन दिखाई देगा और नॉर्थ वाला पोल जो है वो ऊपर की तरफ मूव होगा। इसी चीज़ को आप अपने टेक्स्ट बुक के डायग्राम में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक में भी ये सारे डायग्राम बने हुए हैं। तो आपने ये देखा, ध्यान से देखिएगा इस प्रैक्टिकल में कि जब करंट A to B यानी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो हो रहा था, डायरेक्शन A to B है, तो उस वक्त नॉर्थ वाला पोल जो है वो वायर की तरफ, कंडक्टर की तरफ मूव होता है। अब हम तीसरे डायग्राम में हमने बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर दिया है। ज़रा बैटरी जो प्लस माइनस है उस पर ध्यान दीजिए। सेकेंड डायग्राम में और थर्ड वाले डायग्राम में आपको कुछ डिफरेंस दिखाई देगा। आपने टर्मिनल चेंज कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव चेंज कर दिया और इस बार करंट का डायरेक्शन कहाँ से होगा? फ्रॉम B to A। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिए सेकंड डायग्राम और थर्ड वाले डायग्राम में एरो से आपको डायरेक्शन ऑफ द करंट समझ में आ रहा होगा। सेकंड वाले डायग्राम में करंट A to B फ्लो हो रहा था तो नॉर्थ वाला जो मैग्नेटिक नीडल है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता था। अब हमें इस एक्सपेरिमेंट के थर्ड वाले डायग्राम में ये देखना है कि जब करंट का डायरेक्शन हम चेंज कर दें, फ्रॉम B to A कर दें, तो इस बार जो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, यानी कि जो साउथ वाला पोल है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो स्टूडेंट, इस प्रैक्टिकल से हमें क्या चीज़ समझ में आई या इस प्रैक्टिकल का क्या रिजल्ट निकाला जाना चाहिए? तो ये वही प्रैक्टिकल है जो मैंने हैंस ऑर्स्टेड के प्रैक्टिकल को समझाया था कि जब भी किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है और उस फील्ड का इफेक्ट दूसरे मैग्नेट पे पड़ता है और वो अपने आप को डिफ्लेक्ट करते हुए दिखा सकता है। यानी कि हमें ये याद रखना है कि व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द वायर और कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन दी सराउंडिंग। ध्यान से सुनिएगा, इस बात को ध्यान में सुनिएगा और ध्यान में रखिएगा भी कि एक सिंपल सा पॉइंट कि जब वायर में से करंट फ्लो होगा तो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जिसका हम दूसरे मैग्नेट पे इफेक्ट देख सकते हैं। और इसी इफेक्ट को ऑब्जर्व किया था साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने और हमने उसी को यहाँ पर भी ऑब्जर्व किया है। तो इस प्रैक्टिकल को आप अपने टेक्स्ट बुक में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम अपने टॉपिक को स्टार्ट कर चुके हैं और अब हमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जब किसी वायर में से करंट फ्लो होगा तो सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए या आप इस पॉइंट को एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कि ये हकीकत है, रियलिटी है। जब वायर में से करंट फ्लो होता है तो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो ये बात तो हमने मान ली है कि सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब हमें आगे के टॉपिक में
हमारे टेक्स्ट बुक के चैप्टर में ये देखना है कि अगर कंडक्टर जो होता है जिसमें से करंट फ्लो होता है उसकी कंडीशन कैसी है, उसका शेप कैसा है और उसे किस शेप में बनाया गया है, और उसमें से जब कंडक्टर में से करंट पास किया जाएगा तो उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस होती है, वो सर्कुलर होगी या वो कर्व के फॉर्म में होगी, और उसका पावर किस पे डिपेंड करता है। ध्यान से सुनिएगा, आगे के 3 टॉपिक हम पढ़ेंगे। 3 टॉपिक में हमें ये देखना होगा कि हर बार कंडक्टर का शेप कैसा है। हम कंडक्टर के शेप को चेंज करते रहेंगे। पहली बार हम ये देखेंगे कि अगर कंडक्टर स्ट्रेट है, जैसा कि इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर, तो अगर कंडक्टर स्ट्रेट है, सीधा है, तो उस वक्त जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो उसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कैसे शेप में बनेगी और उसका डायरेक्शन क्या होगा और उसका इंटेंसिटी यानी उसका पावर किस पे डिपेंड होता है। तो इन्हीं क्वेश्चन का आंसर हमें आगे के टॉपिक में ढूंढना है। फिर दूसरी बार हम ये देखेंगे कि जब कंडक्टर स्ट्रेट की बजाय इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट हम कंडक्टर को सर्कुलर लूप के फॉर्म में लेंगे। लूप समझता है आपको, यानी कि कॉइल के फॉर्म में हम एक ही कंडक्टर को बार बार ऐसे गोल गोल कॉइल के फॉर्म में बनाएंगे। तो उस टाइम पे जो लूप बनेगा वहाँ पर से जब आप करंट को फ्लो कराओगे तो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगी, लेकिन वो कैसे होगी, उसका डायरेक्शन क्या होगा और उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो इंटेंसिटी है, पावर है, वो किस पे डिपेंड करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढेंगे। और तीसरे वाले पॉइंट में यानी तीसरे वाले प्रैक्टिकल में हम ये देखेंगे कि अगर हम सोलेनॉइड में से, सोलेनॉइड क्या होता है मैं आपको आगे समझाऊंगा, अगर हम सोलेनॉइड में से करंट को पास करें यानी उसमें से करंट को पास करें तो उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है और उसका पावर किस पर डिपेंड होता है। तो इन 3 प्रैक्टिकल के बारे में हमारे टेक्स्ट बुक में हमें एक्सप्लेन किया गया है और उसी के बारे में हम यहाँ पर आगे स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि मैं आपको क्या पढ़ाना चाहता हूँ। अब तक तो मैंने आपको ये बता दिया कि जब भी किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। एग्री करते हैं, हम मान लेते हैं इस बात को कि हाँ सर, अगर वायर में से करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अब हमें ये देखना है कि अगर कंडक्टर या वायर स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, पावर किस पे डिपेंड होगा। समझ में आया। अगर कंडक्टर लूप के फॉर्म में है, लूप मतलब ऐसे गोल गोल के फॉर्म में है, तो उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, पावर किस पर डिपेंड होगा। और तीसरी बार भी हमें देखना है कि अगर कंडक्टर सोलेनॉइड के फॉर्म में है तो उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा और पावर किस पे डिपेंड होगा, ताकि हम उसी के हिसाब से प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज़ भी करते हैं। तो आइए स्टूडेंट इन चीज़ों को आसानी से यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिमाग में से निकालिएगा नहीं। हम क्या पढ़ रहे हैं उसका जानना ज़रूरी होता है। हम किस बारे में बात कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने उसे 2 बार यहाँ समझाया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट तो हमें पता चल गया कि वायर में से करंट फ्लो होगा तो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके हम मैग्नेटिज्म पे इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अब क्या देखना है कि अगर कंडक्टर डिफरेंट शेप का है तो उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है और पावर किन चीज़ों पर डिपेंड होता है। तो तीसरी बार क्वेश्चन दिमाग में डालने के बाद अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर, यानी कि बच्चों अगर हम कोई ऐसा कंडक्टर लें जिसमें वो कंडक्टर पूरी तरह से स्ट्रेट हो, सीधा, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। आप एक प्रैक्टिकल आपके टेक्स्ट बुक में ये दिखाया गया है कि आप वहाँ पर स्ट्रेट कंडक्टर को ऐसे देख सकते हैं और कार्डबोर्ड में से उसे पास किया गया है और इस कंडक्टर में हम पूरा सर्किट डायग्राम कंप्लीट करेंगे और एमीटर वगैरह लगाएंगे, स्विच लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे। बैटरी भी आप देख सकते हैं पूरा 2 सेट है बैटरी का, प्लस माइनस। और फिर हमें देखना ये है कि जब कभी इस कंडक्टर में से करंट पास होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है और पावर किन चीज़ों पर डिपेंड होता है। इन 3 क्वेश्चन का आंसर हमें ढूंढना है।
तो आइए स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पर किस तरह से उसका मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जब आप स्विच ऑन करोगे आप देख रहे होंगे कि प्लस और माइनस जहाँ पर है, तो हम सब जानते हैं कि कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट जो होता है वो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी पॉजिटिव से स्टार्ट करते हुए नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। तो अगर जब करंट यहाँ से फ्लो होगा फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव, तो आप देख सकते हैं कि कार्डबोर्ड पे जो आयरन का पाउडर है, आयरन फिलिंग्स है, वो अपना शेप कैसे चेंज करते हैं, वो ऑटोमेटिकली वो सर्कुलर शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले वो पाउडर कहीं भी यहाँ वहाँ पड़ा रहेगा कार्डबोर्ड के ऊपर, आप स्विच ऑन करोगे करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने की वजह से सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आयरन का पाउडर सर्कुलर लूप के फॉर्म में या सर्कुलर शेप के फॉर्म में चेंज होते हुए आपको दिखाई देगा। अगर ये प्रैक्टिकल आप परफॉर्म करोगे तो आप आसानी उसे देख भी सकते हो। तो स्टूडेंट आपने यहाँ देखा कि करंट के फ्लो होते ही जो पूरा का पूरा ये जो आयरन का पाउडर है, ये जो आयरन फिलिंग्स है, वो ऐसे सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और अब इस सर्कुलर यानी पहला क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गया कि अगर कंडक्टर स्ट्रेट है तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो सर्कुलर फॉर्म में होती है। अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि उसका डायरेक्शन क्या होता है। तो बच्चों उसके डायरेक्शन को याद रखने के लिए यहाँ हम एक राइट हैंड थंब रूल को पढ़ेंगे जो बोर्ड के हिसाब से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। राइट हैंड थंब रूल नाम सुना ना आपने, इसमें राइट हैंड और थंब ये आप सब जानते हैं। राइट हैंड मतलब सीधा हाथ, थंब का मतलब होता है अंगूठा। तो हम अपने राइट हैंड को यूज़ करके और थंब को यूज़ करके ऐसे स्ट्रेट कंडक्टर में से जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो उसके डायरेक्शन को आसानी से याद रख सकते हैं। आइए उसके रूल को यहाँ समझते हैं। ये पूरा उसका स्टेटमेंट है, आप आसानी से उसके पढ़ सकते हैं। आइए मैं आपके लिए इसे रीड कर लेता हूँ। आपको अगर इस मैग्नेटिक फील्ड का जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे कार्डबोर्ड पे देख रहे हैं सर्कुलर फॉर्म में, उसका डायरेक्शन पता करना है कि वो किस तरफ से फ्लो हो रही है या उसका डायरेक्शन कैसे है, तो उसको समझने के लिए आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा कि जो कंडक्टर है ए टू बी, ए से लेकर के बी तक का जो कंडक्टर है वो पूरा का पूरा कंडक्टर एक क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर है। और उस कंडक्टर को आपने अपने राइट हैंड से होल्ड किया है और जो डायरेक्शन ऑफ द करंट है वो ए टू बी है। तो उस डायरेक्शन ऑफ द करंट को आप किससे दिखाओगे, थंब से दिखाओगे, यानी उसे कुछ इस तरह से होल्ड करना है। देख रहे हैं आप लोग, इस तरह से उसे होल्ड करना है। आपका जो स्ट्रेट कंडक्टर है उसे आप कुछ इस तरह से होल्ड करेंगे कि आपका जो थंब है, अंगूठा, वो डायरेक्शन ऑफ द करंट को इंडिकेट करेगा। तो आपकी जो घूमी हुई उंगलियां हैं, जो कर्ल्ड फिंगर हैं, यानी आप मेरे हाथ को यहाँ देखेंगे तो ये जो थंब है ये डायरेक्शन ऑफ द करंट को इंडिकेट करेगा। और आपके ये जो कर्ल्ड फिंगर है जो इस तरह से घूमेंगे ऐसे अंदर की तरफ, तो वो कर्ल्ड फिंगर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रहा है। तो हम स्ट्रेट कंडक्टर में से जब करंट को फ्लो कराते हैं तो उस टाइम पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो सर्कुलर फॉर्म में होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कि उनका डायरेक्शन कैसे होता है, तो उनका डायरेक्शन पता लगाने के लिए हम अपने राइट हैंड थंब रूल को यूज़ करेंगे। हम आसानी से उसका डायरेक्शन पता कर सकते हैं। क्या करना होगा, हम इमेजिन करेंगे कि स्ट्रेट कंडक्टर को हमने इस तरह से होल्ड किया है और थंब क्या इंडिकेट करेगा, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, देन द कर्ल्ड फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया। तो आइए इसे हम स्क्रीन पे रीड भी कर लेते हैं। इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड with the fingers curled around it and the thumb stretched along its length, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। If the thumb points in the direction of the current, the curled finger denotes the direction of the magnetic field. समझ में आया स्टेटमेंट कि अगर आप ये मान के चले या इमेजिन करके चले कि हमने स्ट्रेट कंडक्टर को अपने राइट हैंड से कुछ इस तरह से होल्ड किया है कि आपका थंब डायरेक्शन ऑफ द करंट को इंडिकेट कर रहा है ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे अंदर की तरफ। आप उसे स्क्रीन पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर कि जब कभी स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो बनती है, हम सब जानते हैं। तो
वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, तो यहाँ पर आपने देखा कि वो बनती है सर्कुलर फॉर्म में, यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में। दूसरा क्वेश्चन ये था कि उसका डायरेक्शन कैसे होगा, तो उसका डायरेक्शन होता है, हम यहाँ देख सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से हम उसका डायरेक्शन का पता आसानी से लगा सकते हैं। अगर करंट ऊपर की तरफ है तो ये ऐसे जाएगा, और अगर करंट नीचे की तरफ आप करोगे तो अब ये उल्टे डायरेक्शन में घूमेगा। समझ में आ रहा है? तो स्ट्रेट कंडक्टर को हम राइट हैंड थंब रूल से उसके डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन ये कि इस मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी, इसका पावर, इसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, तो हम वो भी देख लेते हैं। उस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख लीजिए कि अगर डायरेक्शन ऑफ द करंट A टू B है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, जैसे आप नीचे की तरफ देख रहे हैं ना, कॉइल एक सर्कल बना हुआ है एरो से, यहाँ से स्टार्ट होकर के ऐसे अंदर की तरफ जाएगा, इस तरफ से स्टार्ट होगा और ऐसे घूम करके यहाँ आएगा। उसके बाद अगर हम डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंज कर दें, यानी कि हम ये मान लें कि इस बार आपने देखा कि जो टर्मिनल है वो चेंज हो गया है, प्लस माइनस चेंज हो गया, पहले प्लस माइनस अलग था, अब प्लस माइनस अलग है। ठीक है, हमने टर्मिनल चेंज कर दिया तो डायरेक्शन ऑफ द करंट अब क्या हो रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा, यानी नीचे की तरफ होगा, B टू A आएगा, पहले A टू B था, अब B टू A हो गया, तो कुछ इस तरह से नीचे की तरफ। तो थंब क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये घुमी हुई उंगलियां, कर्ल्ड फिंगर क्या इंडिकेट करेंगी, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। उसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। समझ में आया? कुछ इस तरह से घूमेगा, ऐसे। ठीक है, तो आसानी से हम राइट हैंड थंब रूल को, इस रूल का यूज़ ही इसीलिए होता है कि स्ट्रेट कंडक्टर को जब हम यूज़ करते हैं तो उसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसका डायरेक्शन आसानी से हम याद रख सकते हैं या पता कर सकते हैं। अब 2 क्वेश्चन के आंसर हो गए। तीसरा क्वेश्चन ये था कि इसका इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड, पावर किन चीज़ों पर डिपेंड होता है, तो ये रहा उसका आंसर। मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है, पावर है, वो करंट के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब कि बच्चों, अगर हम इस सर्किट में करंट को बढ़ा दें तो डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगा, यानी कि जो सर्कल बने हैं वो काफ़ी दूर तक बनेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। और दूसरी बात, हम जैसे जैसे अगर हम करंट को इंक्रीज़ नहीं करें, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये कि अगर आप करंट को इंक्रीज़ करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट ये कि अगर हम करंट को इंक्रीज़ ना करें, करंट को कांस्टेंट रख करके मैग्नेटिक फील्ड में से हम उससे दूर जाए, मैग्नेटिक फील्ड जो बनी है उससे थोड़ा अगर हम दूर जाए, जैसे जैसे आप डिस्टेंस को इंक्रीज़ करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, उसका पावर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप 1 एम्पियर के करंट को पास आउट कर रहे हैं तो वहाँ पर जो सर्कल बने हैं, तो जैसे जैसे आप सर्कल को देखोगे उनका गैप जो है, उनका रेडियस बढ़ते जाता है, तो उसका इंटेंसिटी कम होते जाता है, क्योंकि वो सर्कल एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। और हमने अभी देखा है कि जहाँ वो क्राउडेड होंगे तो समझना कि पावर ज़्यादा है, और जहाँ उनका गैप ज़्यादा होगा तो समझना कि वो उनका पावर कम है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर ये कि उनका मैग्नेटिक फील्ड के जो इंटेंसिटी है, मैग्नीट्यूड है, पावर है, वो किस पे डिपेंड होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी करंट बढ़ाओगे तो फील्ड बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी कि अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। जितना आप दूर जाओगे वायर से उतना ही क्या होगा, उसका इंटेंसिटी डिक्रीज़ होगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला वाला प्रैक्टिकल या पहले वाला स्ट्रेट कंडक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा कि हम उसे किस तरह से याद रखेंगे। ठीक है, आइए हम अब इसके बारे में दूसरा स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सर्कुलर कॉइल। यानी अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में आगे की तरफ मूव करेंगे तो दूसरा पॉइंट ये होगा कि स्ट्रेट कंडक्टर में से तो हम समझ चुके हैं, अब हमें ये देखना है कि बहुत बार हम ऐसे कॉइल का यूज़ करते हैं जो क्या होता है, सर्कुलर होता है, मतलब ऐसे गोल होता है, और उस पर काफ़ी सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। तो उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, उसका डायरेक्शन क्या होगा और उसका पावर किस पे डिपेंड होगा। फिर वही 3 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर ढूंढना है, उसके आंसर को ढूंढना है। एक बार उसका आंसर आपको समझ में आ गया तो आपको वो 3 प्रैक्टिकल आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सर्कुलर कॉइल, तो पहले हम एक कार्डबोर्ड लेंगे, प्रैक्टिकल है आपकी टेक्स्ट बुक का, उसे यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं। कार्डबोर्ड में आप 2 ऐसे होल करेंगे और उसी होल में आप क्या करेंगे कि इस तरह से जो आपका कॉइल है उसे अटैच कर देंगे। कॉइल के
दो एंड को एक सर्किट डायग्राम से यानी कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट से अटैच कर देंगे। वहाँ पर आप बैटरी का कनेक्शन करेंगे, प्लस माइनस आपको बैटरी दिख रही होगी। उसके बाद हम स्विच ऑन करेंगे। आप देख सकते हो कि प्लस से स्टार्ट होकर के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट का फ्लो होता है। यहाँ पर आप उसे आसानी से देख सकते हैं। फिर आप इसी कार्डबोर्ड पे बहुत सारे आयरन पाउडर को स्प्रिंकल करेंगे, छिड़क देंगे। बहुत सारी जगह पर आयरन का पाउडर होगा और जैसे ही करंट ऑन होगा आप वहाँ पर देख सकते हैं कि पॉइंट P और Q पर आपको ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल 2 पॉइंट पे बनते हुए दिखाई देंगे। तो स्टूडेंट आपने यहाँ देखा स्ट्रेट कंडक्टर और सर्कुलर कॉइल में क्या डिफरेंस है। स्ट्रेट कंडक्टर पे जब आपने देखा था तो एक्चुअल में स्ट्रेट कंडक्टर को हमने कुछ इस तरीके से कार्डबोर्ड में ऐसे लगाया था, तो एक ही जगह हमें उसका कॉइल दिख रहा था। हम कार्डबोर्ड को ऊपर नीचे करेंगे तो हर जगह हमें उसका यानी कंडक्टर के हर पॉइंट पे क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यहाँ पर भी वही होता है। ये जो सर्कुलर लूप है ना, जो गोल सा पिंक कलर का आपको लूप दिख रहा है, इसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब आप हवा में तो आयरन के पाउडर को सर्कुलर लूप में बनते हुए नहीं देख सकते, इसलिए कार्डबोर्ड पे देखेंगे। इसलिए 2 पॉइंट पे हम उसको समझेंगे, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q। तो दोनों ही पॉइंट पे जो आयरन के पाउडर हैं वो ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं। कब होगा, जब आप सर्कुलर कॉइल में से करंट को फ्लो कराओगे। तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि 2 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बनती है। कैसे बनती है, पहला क्वेश्चन तो आप बोलोगे सर कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में, बिल्कुल उसी तरह जैसे स्ट्रेट कंडक्टर में प्रोड्यूस हो रहा था। दूसरी बात, इसका डायरेक्शन क्या है, तो हम देख लेते हैं इसका डायरेक्शन। पहले वाला पॉइंट P में जब आप देखोगे तो उसका डायरेक्शन आपने यहाँ पर नीचे बने हुए रिंग में देखिए, पिंक कलर की एक रिंग यहाँ पर बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि वो लेफ़्ट से स्टार्ट होकर के राइट की तरफ आ रही है, यानी जो बीच में जो कॉइल दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच में जो गैप है उसकी तरफ उसका डायरेक्शन है। अब अगर हम पॉइंट Q वाले जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है या फील्ड है उसका डायरेक्शन देखें तो आप वो राइट से स्टार्ट होकर के लेफ़्ट में आ रहा होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर हर पॉइंट पे बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होता है। P पे डायरेक्शन अलग था, Q पे डायरेक्शन अलग है, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन होता है, लेकिन दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल और एंड टू दी साउथ पोल। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो पहला क्वेश्चन ये कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, तो आप क्या याद रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में बनती है। दूसरा क्वेश्चन ये कि इनका डायरेक्शन क्या होता है, तो आप ये देख सकते हो कि उनका डायरेक्शन हम उसी तरीके से स्ट्रेट कंडक्टर जो था उसी तरीके से इसे भी समझ सकते हैं थंब रूल से। अगर P वाले पॉइंट पे आपने कुछ इस तरह से होल्ड किया है तो आप देख सकते हो कि जब करंट ऐसे फ्लो होगा तो उसका डायरेक्शन जो होगा वो फ्रॉम लेफ़्ट से स्टार्ट होकर के राइट में जा रहा है। समझ में आ रहा है। और फिर आप ये देख सकते हो Q वाले पॉइंट पे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम ये कह सकते हैं कि उनका डायरेक्शन दोनों पॉइंट पे अपोजिट डायरेक्शन में होता है, लेकिन दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल और कहाँ पर ख़त्म होंगे, साउथ पोल पे। तीसरा क्वेश्चन ये कि उनका जो ये है पावर है, इंटेंसिटी है, वो किस पे डिपेंड करता है, तो उसे हम थोड़े टाइम के बाद देखते हैं इसी प्रैक्टिकल में। पहले हम थोड़ा और चीज़ों को समझ लेते हैं कि जब यहाँ पर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनते हैं तो बीच में दोनों सर्कल के बीच में, दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब ये सर्कल बड़े होते जाते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि उनका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कह रहा हूँ, उसका इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो मैं वो ये कह सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड का जो पावर है वो रेडियस के साथ इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यानी कि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल का रेडियस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वो सर्कल जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, उनका मैग्नेटिक फील्ड का पावर रिड्यूस होते जाता है। तो ये हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर कि ऐसी मैग्नेटिक फील्ड का पावर किस पे डिपेंड करता है, तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रेडियस पर डिपेंड करेगा, यानी कि जितना छोटा सर्कल बनेगा करीब वाला उसका पावर ज़्यादा होगा। जैसे जैसे आप सर्कल को बड़ा होते हुए देखोगे तो आप वहाँ देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है वो क्या होता है, रिड्यूस होते जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने तीनों प्रैक्टिकल को यहाँ पर ऑब्जर्व किया। पहला स्ट्रेट कंडक्टर, दूसरा वाला जो था वो क्या था स्टूडेंट, दूसरा वाला था आपका कॉइल के फॉर्म में, और तीसरा वाला जो था वो आपका
तीसरा वाला अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया हूँ, तीसरा वाला हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे। तो दूसरा वाला आपका सर्कुलर कॉइल के फॉर्म में है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का पावर है वो करंट के साथ तो रहेगा ही रहेगा, यानी अगर आप इसमें करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, जो हमने स्ट्रेट कंडक्टर में देखा था। ठीक है। और एक और चीज़, अगर आप यहाँ पर करंट को ना बढ़ाएं, करंट को कांस्टेंट रखें, तो जो आपका पिंक कलर का कॉइल है उस कॉइल को नंबर ऑफ टाइम्स आप क्या करो, ऐसे लूप बना दो। तो जितने बार आप लूप बनाओगे उतनी बार उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। इस चीज़ को मैं यहाँ स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा हूँ, आप उसे ध्यान से सुनिएगा, वो चीज़ भी होती है। यानी कि ये कि अगर आपने एक बार कॉइल बनाया है तो उससे मान लेते हैं कि इतना बड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है सर्कल के फॉर्म में, वो आपको दिखेगा नहीं, आप इमेजिन करो। फिर अगर आपने कॉइल को 2 बार टर्न कर दिया है तो उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, उसमें जस्ट ऐड हो जाता है। यानी जितने नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल होंगे, कॉइल के अंदर जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाती है, जस्ट ऐड होते जाती है। तो ये हमारे सर्कुलर कॉइल का या लूप का फ़ायदा है कि आप क्या करोगे, करंट को आपको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ लूप को इंक्रीज़ करो, आपकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते जाती है। आई बात समझ में? तो वो तो मैग्नेटिक फील्ड का एरिया बड़ा करने की बात है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का अगर पावर की बात कर रहे हो तो पावर किस पे डिपेंड करता है, एक तो करंट पे, और दूसरा यहाँ पर इस वाले कॉइल के अंदर, सर्कुलर कॉइल के अंदर, दूसरा रेडियस पे डिपेंड करता है। जितना बड़ा रेडियस होते जाएगा उतना उसका पावर क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद करूं कि आपको दूसरा वाला प्रैक्टिकल भी समझ में आया होगा, दूसरा वाला कॉन्सेप्ट भी आप समझ गए होंगे। हम 3 कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर कॉइल और तीसरा है सोलेनॉइड। तो आइए सोलेनॉइड की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले सर्कुलर कॉइल को एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। यहाँ देखते हैं कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सर्कुलर लूप से बनती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पॉइंट है, आप इसको रिंग शेप में, ये 3D डायग्राम है, 3 डायमेंशनल है, आपको आसानी से समझ में आएगा। ऐसे वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब आपको सर्कुलर यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में, पहले क्वेश्चन का आंसर कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी, तो आप क्या बोलोगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में। दूसरा क्वेश्चन कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होता है, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पर आप डायरेक्शन देख सकते हो, ये रहा डायरेक्शन। अगर नीचे वाले पॉइंट की बात करें तो डायरेक्शन आप देख रहे हो ना कैसे स्टार्ट हो रहा है, कुछ इस तरह से रहेगा। और अगर हम ऊपर वाले पॉइंट की बात करें तो डायरेक्शन क्या है उसका, देख रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, लेकिन दोनों स्टार्ट होंगे नॉर्थ पोल से और एंड का होंगे साउथ पोल पे। तो ये उसका डायरेक्शन था, आप आसानी से इसे यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम तीसरे वाले प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ बार मैग्नेट। तो आपको ये बार मैग्नेट याद है, एक्चुअल में तीसरा वाला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम अ सोलेनॉइड। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो सोलेनॉइड होता है वो लिटिल बिट बार मैग्नेट के जैसा ही उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो एक बार हम डायरेक्टली सोलेनॉइड पे जाने से पहले, अब तक हमने जो बार मैग्नेट पढ़ा है, स्ट्रेट कंडक्टर पढ़ा है और कॉइल पढ़ा है, उसका यहाँ पर रिविज़न कर लेते हैं। बार मैग्नेट में फील्ड कुछ इस तरह से बनती है। मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में बनता है, और मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सर्कुलर लूप या कॉइल, तो उसका फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है। अब हम तीसरे वाले पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं, सोलेनॉइड। अब मुझे आपको ये समझाना है कि सोलेनॉइड में से जब करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, उसका डायरेक्शन क्या होगा और उसका इंटेंसिटी, पावर या मैग्नीट्यूड किन चीज़ों पर डिपेंड होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट, तो आप सोलेनॉइड को समझ लीजिए क्या होता है। सोलेनॉइड एक ऐसा चीज़ है या ऐसा आप उसको मैकेनिकल चीज़ समझ सकते हैं कि हम किसी भी कॉपर वायर को, इंसुलेटेड कॉपर वायर जिस पे प्लास्टिक की कोटिंग होती है, उसको हम ऐसे सर्कुलर कॉइल के फॉर्म में, स्प्रिंग के फॉर्म में बना दें और इसे किसी बैटरी से अटैच कर दें, तो वो आपका सोलेनॉइड कहलाता है। स्प्रिंग आपने देखा है ना कैसे गोल 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 होती है, राउंड राउंड शेप में, वैसा ही आपका सोलेनॉइड बनता है। अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, यानी कि कॉपर वायर या कोई भी कंडक्टर के कॉइल को हम बनाएं बहुत सारे टर्न्स करके स्प्रिंग के फॉर्म में, तो वो क्या बन जाता है, सोलेनॉइड। ठीक है, अब सोलेनॉइड को अगर आप किसी सर्किट से, बैटरी से अटैच कर दोगे तो वो एक पूरा बार मैग्नेट की जैसे अपनी प्रॉपर्टी शो करता है।
यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ना स्प्रिंग जैसा, ये है आपका सोलेनॉइड। अब आप उसे अटैच कर रहे हो बैटरी से, तो वहाँ जो आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हुए दिख रही है, देख रहे हो ना, वो क्लोज कंटिन्यूअस कर्व के फॉर्म में है, यानी कि बार मैग्नेट के जैसा, स्ट्रेट कंडक्टर के जैसा कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में नहीं है। कॉइल में जो सर्कल बने थे ना दो जगह पर, उसके जैसा नहीं है, ये अलग है, ये बार मैग्नेट की जैसे अपनी प्रॉपर्टी शो करता है। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर, हाँ सर जब करंट पास होगा तो क्या बनेगा, बोलो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। लेकिन इस बार मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में नहीं, बल्कि क्लोज कंटिन्यूअस कर्व के फॉर्म में, लाइक बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में बिल्कुल ऐसे ही फील्ड बनती है। ठीक है, तो ये आपका सोलेनॉइड बन गया। और आप सब जानते हैं कि ये जो लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो नॉर्थ से स्टार्ट होकर के साउथ की तरफ मूव करती हैं। तो डायरेक्शन भी आपका हो गया आंसर कि कहाँ से स्टार्ट होगा, कैसे जाएगा, नॉर्थ से स्टार्ट होकर के साउथ में जाएगा, जैसे बार मैग्नेट में होता है। तीसरी चीज़ कि उसका पावर इंटेंसिटी किस पे डिपेंड होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। करंट बढ़ाओ, इस सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का पावर बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये था हमारा तीसरा सोलेनॉइड का एग्जाम्पल। हमने क्या स्टडी किया, अब तक हमने सबसे पहला बार मैग्नेट को समझा। बार मैग्नेट को समझने के बाद हमने ये भी देखा कि जब भी किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इसी को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और जैसे ही हमें पता चला साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड के थ्रू, तो फिर हमने उसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और फिर उसी के बेस पे हम स्ट्रेट कंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, उसका पावर कैसे डिपेंड होता है, उसका डायरेक्शन किस पे डिपेंड होता है, उन बातों को वहाँ पर स्टडी किया। स्ट्रेट के बाद हमने कॉइल वाले सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी, पावर किस पे डिपेंड होगा, उन चीज़ों का डिस्कस किया। और फिर तीसरी बार हमने सोलेनॉइड क्या होता है पहले तो वो पढ़ा। सोलेनॉइड के बाद जब उसमें से करंट पास होगा तो वो एक बार मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, पावर किस पे डिपेंड होगा, डायरेक्शन कैसे होगा, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसका जो पावर है वो करंट के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। करंट इंक्रीज करो, इस मैग्नेटिक फील्ड का जो पावर है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम सोलेनॉइड को कंपेयर कर सकते हैं पूरा बार मैग्नेट के जैसा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और एक जो पावर होता है उसका नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है। यानी कॉइल को जितना आप ज़्यादा बड़ा करोगे मैग्नेटिक फील्ड बड़ी होती जाती है। जो आपका सोलेनॉइड है वो एक्चुअल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ही होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब ये कि इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसको हम मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बार मैग्नेट बन जाता है वो। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक मैं उम्मीद करूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये चीज़ें इमेजिनरी हैं, हमें इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। और अगर आप प्रैक्टिकल के थ्रू समझना चाहो तो आसानी से उसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आज के इस टॉपिक को मैग्नेटिक इफेक्ट को स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि उसका इफेक्ट कैसे कैसे होता है। स्ट्रेट कंडक्टर में अलग है, कॉइल में अलग है, सोलेनॉइड में अलग है, बार मैग्नेट में थोड़ा सी और सोलेनॉइड में सिमिलरिटीज़ है। इनका यूज़ कहाँ होता है, कैसे करना है, वो भी हमें आगे के टॉपिक में समझना होगा। यानी कि अब तक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, इन 3 प्रैक्टिकल को समझाने के बाद आज के इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा। और अपने अगले लेक्चर में जब हम कंटिन्यू करेंगे तो ये देखेंगे कि किस तरह से इस मैग्नेटिक इफेक्ट का, यानी कि जब करंट पास करो तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके हम प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ मैं इस लेक्चर को यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।